Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आधुनिक भारत का इतिहास। चल रहा था अभी हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो डच और अंग्रेज। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो अगर क्रम देखें, यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम देखें तो एक आप पी डी ई डी एफ पी डी ई डी एफ, या तो इसको तो देखिए यह पुर्तगाली पी से, यह इसको आप याद कर लीजिए। इससे जो आने का क्रम आसान हो जाएगा। डी से डच, ई से इंग्लैंड या अंग्रेज, इस डी से डेनिश, और इस एफ से फ्रांसीसी। देखिए ये जो डेनिश थे डेनमार्क, ये डेनमार्क, और ये जो डच थे ये सब थे हॉलैंड। ये नीदरलैंड या नीदरलैंड। तो क्रम जानने के लिए पी डी ई डी एफ इसको आप याद कर लीजिए। इससे बिना किसी हिचकिचाहट के आपको आने का क्रम याद हो जाएगा। तो बात करते हैं हम डच के बारे में। तो डच, देखिए जो डच थे वो बेसिकली हॉलैंड के निवासी थे। देखिए अगर हम इन मैप में देखें कहाँ है, तो यह इधर अगर आए तो यह भूमध्य सागर ऐसे, यह छोटा सा, यह पुर्तगाल छोटा सा, इसके ऊपर स्पेन। तो यहीं पर है हॉलैंड, यहाँ पर स्पेन के थोड़ा सा पीछे जस्ट, ये अफ्रीका और ये इंडिया। तो अगर डेनमार्क की बात करें, जो तो डेनमार्क यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा उठा ऐसे, तो ये है डेनमार्क। और यह है हॉलैंड वाले, यानी यह हॉलैंड, ये डेनमार्क और यह पुर्तगाल। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कार्नेलियन हाउसमैन था, यह एक डच नाविक था जो सबसे पहले वहां पहुंचा सुमात्रा की बात करें तो अभी मैप बनाया था ऐसे, ये इंडिया, सुमात्रा इंडोनेशिया में। तो ये ऐसे गया तो यहाँ पर ऐसे लगा है, ये इंडोनेशिया, ये सुमात्रा। यानी अगर बात करें ये अफ्रीका, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा था सुमात्रा, पहला कार्नेलियन हाउसमैन। अब इसके बाद इनकी कंपनी की बात करें तो 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। देखिए इनकी जो कंपनी, इसका अगर मूल नाम देखें तो उसको लोग VOC से दिखाते थे, VOC कंपनी का मूल नाम। इन्होंने सबसे पहले अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम, जिसको कहीं कहीं आप देखेंगे तो मछलीपट्टनम भी लिखा रहता है, मछलीपट्टनम। अगर इसकी बात करें मछलीपट्टनम की कहा तो यह इंडिया, तो यहीं पर आंध्र प्रदेश पर यहीं पर है मसूलीपट्टनम यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने 1610 में पुलिकट जो कि वहां के उस टाइम के जो राजा थे चंद्रगिरी, पुलिकट को 1610 में जो वहां के राजा थे चंद्रगिरी,
पुलिकट के राजा थे चंद्रगिरी। चंद्रगिरी से समझौता करके उन्होंने पुलिकट पर भी एक फैक्ट्री स्थापित की। आगे बात करें तो जकार्ता, देखिए इन्होंने क्या किया कि 1619 में जकार्ता में एक खंडहर स्थान था, वहां पर इन्होंने बैटेविया नामक नगर बसाया। देखिए अगर हम जकार्ता की बात करें तो ये इंडिया, जकार्ता, वैसे यह जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी, तो यह सुमात्रा और यह जावा, तो यहीं पर है जकार्ता। तो 1619 में जकार्ता में बैटेविया नामक नगर की स्थापना की। फिर 1627 में इन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली थी पीपली में, 1627 में। इसके बाद 1658 में इन्होंने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम। अगर कासिम बाजार देखें तो यहाँ पर है ये कासिम बाजार की बात करें तो ये इंडिया, तो यहीं पर है पश्चिम बंगाल में, पहले बंगाल था, इस टाइम पश्चिम बंगाल। पटना इसी के साइड में, बिहार की राजधानी पटना। इसके बाद इन्होंने कार्टेल पद्धति निकाली थी। कार्टेल पद्धति, देखिए कार्टेल पद्धति क्या होती है कि यह व्यापारी की सहयोगिता कंपनी होती है, मतलब कि लोग सहयोग, उस टाइम कहते थे कि 200, मतलब ये लोग अपने जो सहयोगी थे उनमें 18% तक जो लाभांश होता था उसका 18% तक देते थे। इसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज वर्सेज डच, और जिसमें अंग्रेज जीत गए, डच हार गए, और ये सब अपना पूरा सामान वामान लेकर, जो कंपनी थी अंग्रेज को बेचकर फिर निकल गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इनकी, अब देखिए बात करें तो जो डच थे इनको बेसिकली मसालों की पूर्ति थी वो इंडोनेशिया से होती थी। यहाँ से जो भारत से वो लोग सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार ज़्यादा करते थे मसालों की अपेक्षा, क्योंकि मसालों में इंडोनेशिया का मसाला द्वीप था जिस पर इनका एकाधिकार हो गया था। और इन्होंने जहाँ पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और एक सरकारी कंपनी थी, तो जहाँ पुर्तगाली थे वहाँ डच गए और उन पर एक तरह से एकदम पूरा हावी हो गए थे। तो बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अब आगे बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो देखिए अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वह गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए यह क्या था, तो यह कुछ लोगों का समूह था। वैसे 1599 में कंपनी बनी थी, लेकिन वैसे 1599 के लास्ट में बनी थी, तो इसलिए 1600 भी कहते हैं। तो देखिए जब कंपनी बनी तो कंपनी में बेसिकली कुछ लोगों का समूह था, जिसमें वहाँ की जो उस टाइम की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनका भी उसमें योगदान था। तो अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए 1601 में सबसे पहले इंडोनेशिया है, अंग्रेज सबसे पहले 1601 में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अगर नाम सुने, कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। यह सूरत जब उतरा तो वहाँ से जहांगीर के, उस टाइम जहांगीर था, जहांगीर के दरबार में जब ये पहुंचा कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। और
एक जिस नाव हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा और यह जहांगीर के नाम जेम्स प्रथम, जो उस टाइम ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम का, जहांगीर के नाम पर जेम्स प्रथम का पत्र लेकर पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से, देखिए कैप्टन हॉकिंस जो था यह कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खान पहली बात, यानी कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि यह फारसी और उस टाइम जो फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, तो उस टाइम वो फारसी भाषा बोली जाती थी, तो यह इसको इंग्लिश खान की, और इसके साथ ही यह जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान किया। देखिए मनसब क्या होता है? एक तरह से नौकरी, जैसे ग्रेड नहीं होता हम लोग में ग्रेड, उसी तरह 400 का मनसब था। इसी तरह 800, 200, तो इसी तरह 400 का मनसब प्रदान किया। अब देखिए यह गया था वहाँ पर सूरत में व्यापार करने के लिए, छूट लेने के लिए गया था इसके लिए। तो छूट सबसे पहले जो जहांगीर था छूट दिया, लेकिन बाद में पुर्तगालियों का वर्चस्व ज़्यादा था, तो पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया, तो फिर जो छूट मिली थी उसको वापस ले लिया जहांगीर ने। अब आगे बात करें तो 1611 में कैप्टन मिडिल्टन के साथ नेतृत्व में, देखिए कैप्टन मिडिल्टन के नेतृत्व में स्वाली का युद्ध हुआ। कैप्टन मिडिल्टन जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। और अगर इसकी बात करें तो स्वाली के युद्ध में एक रेड ड्रैगन नामक जहाज जो कि ब्रिटिश का था, इससे इन्होंने पुर्तगालियों को अच्छे से धोया, यानी कि पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया, जिससे अब देखिए पुर्तगालियों को हराने के बाद जब पुर्तगाली हार जाएंगे तो जो जहांगीर था बहुत इम्प्रेस हुआ, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो फिर इसके बाद उसने 1613 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी, यानी कि 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अस्थाई फैक्ट्री बनाई। इससे पहले 1611 में वे मसूलीपट्टनम में कोठी बना चुके थे। देखिए फैक्ट्री क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फैक्ट्री देखिए एक तरह से जैसे यह बंदरगाह, मान लीजिए इंडिया, अब यहाँ पर यह समुद्र पूरा, तो यह बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो सामान रखने के लिए ऐसे एक खुला घर बनाते थे जिसमें चारों तरफ से पैक रहता था, उसके ऊपर कुछ डाल देते थे, फिर यहाँ पर जो सामान अपना रख सकें, फिर यहाँ से नाव में ऐसे लाद कर इसको भेज सकें व्यापार के लिए। सामान लाते थे यहाँ पर रख देते थे, तो इसी को बोलते हैं फैक्ट्री। मशीन नहीं थी उस टाइम, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री खुल गया तो उसमें मशीन हो, तो बेसिकली एक स्थान था जिसमें वे सामान लाकर रखते थे, फिर उसको जहाज़ों में ला देते थे, उसके बाद आगे भेज देते थे। अब 1639 में फ्रांसिस डे जो मद्रास के राजा उस टाइम थे चंद्रगिरी से मद्रास पट्टे पर लिया और वहाँ पर सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना किया, जो कि किला था। इसके बाद 1651 में इन्होंने हुगली में पहली कोठी खोली, व्यापारिक कोठी, जो कि बंगाल में, यानी कि बंगाल में उनकी पहली कोठी 1651 में। फिर इसके बाद 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन का राजा था, और कैथरीन ब्रिगेंजा जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इन दोनों का शादी हो गया। तो जब इन दोनों का शादी हुआ तो जो पुर्तगाली थे वे बम्बई जो द्वीप था, बम्बई को ईस्ट इंडिया जो चार्ल्स द्वितीय थे उसको, यानी जो चार्ल्स द्वितीय था इसको दहेज में दे दिया। सोचिए कि बम्बई हम लोग का दहेज में मिल रहा है किसको?
चार्ल्स द्वितीय को दिया किसने? पुर्तगालियों ने। तो काफी सोचने वाली बात है। इसके बाद 1668 में जो चार्ल्स द्वितीय था वो कंपनी 10 पाउंड वार्षिक के रूप में किसको दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद गेराल्ड ओंगियार, देखिए अगर क्वेश्चन है कि मुंबई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किसने दिया? तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया। कब दिया? तो 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। इसके बाद गेराल्ड ओंगियार, देखिए इसको हम बम्बई का संस्थापक बोलते हैं। इसको हम बम्बई का संस्थापक बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो देखिए 1651 में ग्रेवियन बाटन, जो कि उस टाइम बंगाल का जो नवाब था शाह शुजा, इसका ग्रेवियन बाटन ने इलाज किया, जिससे खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए दे दिया, बस मात्र 3000 रुपये में। अगर देखा जाए यह पूरा एरिया उड़ीसा तक, यह पूरा एरिया बंगाल, इधर बिहार और उड़ीसा, इसको दे दिया बस 3000 रुपये में। तो बहुत ही मूर्खता वाली बात थी एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद जिसको हम निशान भी बोलते हैं, इसके आगे बात करें तो अक्टूबर 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हुगली को पूरा लूट लिया। फिर जिसके कारण अंग्रेजों ने जब इस पर आक्रमण किया तो सब भाग गए। 1698 में बंगाल के सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर को मात्र 1200 रुपये में पट्टे पर ले लिया, जिससे बाद में यही जो तीनों चलकर कलकत्ता बना। इसके बाद अगर आगे बात करें तो चार्ल्स आयर, देखिए कलकत्ता में इन्होंने एक फोर्ट विलियम एक किला टाइप बनवाया, और जिसका पहला प्रेसिडेंट बना चार्ल्स आयर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। तो ये रहा आज का टॉपिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.